and welcome back to our channel Brigu Academy, one step solution for all your study needs। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरा चैप्टर मैं आपको दो वीडियोस में कवर करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग छोटी छोटी वीडियोस के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट इंट्रोडक्शन विद ईच टॉपिक कवर्ड आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में दो वीडियोस में कवर करेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है और बहुत ही जल्दी पार्ट 2 भी आपका अपलोड हो जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आ जाएगा। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बोर्ड के एग्जाम में बहुत है, तो सभी लोग इसको ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? आप सभी देखते हो इलेक्ट्रिसिटी से ही हम सारी चीजें देख रहे हैं। आपके फोन से लेकर टाइल लाइट से लेकर वाईफाई से लेकर सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होकर ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से ही चल रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी ये फ्लो क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी है क्या एक्चुअल में? तो बच्चों याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है एक्चुअल में? फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्ज फ्लो करते हैं जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है और करंट से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पे वही नहीं पढ़ना है, वो किस किस चीजों से मिलकर एक इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और फ्लो कौन से करते हैं? हमेशा चार्ज जो फ्लो करते हैं वो करते हैं नेगेटिव चार्जेस। क्यों करते हैं नेगेटिव चार्जेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आप सभी ने एक एटम के बारे में पढ़ा होगा। एक एटम के अंदर आपने देखा होगा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन होते हैं, यह सभी ने पढ़ा है। तो ये वही इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो करते हैं और चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक्चुअल में करंट कब जनरेट होता है? जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो बात आती है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से ही चार्ज कंस्टिट्यूट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी सबसे पहली टर्म हमारी है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख के दिखाता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या करना है? चार्ज को फ्लो कराना है। तो हम एक चार्ज को उठाते हैं, सबसे छोटा यूनिट ऑफ चार्ज क्या बोल सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को बोल देते हैं, या यूनिट चार्ज भी बोलते हैं। किसको बोल देते हैं? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज क्या है? सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? आप याद रखेंगे, कूलम। और चार्ज किससे मिलकर बनता है? मैं फॉर्मूला भी बेसिक करा देता हूं। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम Q से और चार्ज की यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं Ne। E क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और n यहाँ पे है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर एक कूलम का चार्ज बनाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, कूलम जो भी आपका ये चार्ज है, चार्ज की वैल्यू होती है Ne। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर एक कूलम का चार्ज बनाएंगे? तो आपको यहाँ पे एक कूलम का चार्ज चाहिए, तो मैं यहाँ पे वैल्यू 1 ले लूं। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे चार्ज की यूनिट 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालने के लिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से आप डिवाइड कर दो। आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सॉल्व करके आ जाएंगे, जो लगभग 6.67 इंटू 10⁻18 के अप्रोक्सीमेट आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो सबसे पहली यूनिट थी, यह इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको पढ़ते हैं एक बार फिर से। ये वाला, ये क्या था? चार्ज। चार्ज किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। क्लास 12 का कांसेप्ट है, जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। सबसे छोटी यूनिट ऑफ चार्ज की होती है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है। और ओवरऑल चार्ज निकालना है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका ओवरऑल चार्ज मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह आप याद कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जो सबसे पहला आपका यहाँ पे टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब हमारी पावर, एक तरीके से कितनी एनर्जी स्टोर है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो एक पोटेंशियल क्या, किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? उसको डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमेशा एक चीज याद रखना, जितनी भी एनर्जी है वो सारी आप कंस्टिट्यूट कर सकते हो वर्क डन से। जितना वर्क डन करेंगे उतनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। तो हमारे पास एक वायर है, मान लो ये हमारे पास वायर है। इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है,
तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ये सब सेम मान के चलिए। अब मेरे को यहाँ पे एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ पे लेके आना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि फ्लो तो नेगेटिव चार्ज करता है, तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों आपने डेफिनेशन में बता रहे हो? बच्चों आपकी सारी बुक में यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसीलिए लिखा गया है क्योंकि साइंटिस्ट ने जब पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा तो उन्हें नहीं पता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं या नेगेटिव। उन्होंने माना कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते होंगे, लेकिन बाद में जब एटम्स वगैरह की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आया जो 12th क्लास का कंसेप्ट है, वहां से पता चला कि एक्चुअल में जो फ्लो करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज नहीं, वो नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। तो इसीलिए पहले की जो डेफिनेशन थी हम उसी का इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट एक्चुअल में होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये आपकी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि सारे फिजिक्स के कंसेप्ट इसी पुरानी डायरेक्शन पे बेस्ड है और डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो वो आपको नेग्लेक्ट करना है। आपको डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा याद रखनी है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द सर्किट। चलिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving a unit positive charge from infinity, कहां से उठाकर लाना है हमें? infinity to a point, किसी गिवन पॉइंट में, to a point in a given electric field, in a given electric या in a given in a uniform electric field, in a uniform electric field। चलिए तो मैं बहुत अच्छी चीज आपको यहां से बताने वाला हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठाकर मुझे यहां लेके आना है। तो मैंने उस चार्ज के ऊपर क्या किया? वर्क डन किया, उसको इंफिनिटी से लेके आया। हो सकता है यहां से लाओ वहां से लाओ, तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का निकाल रहा हूं, तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए मैं कोई चार्ज इन्फिनिटी से लेके आया और यहां लाके रख दिया, तो मुझे जितना वर्क डन उसमें करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस फील्ड के लिए। इंफिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को उठाकर मैं यहां पे लेके आया इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे करंट फ्लो कर रहा था, वो इस पॉइंट का क्या होगा? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? इस तरीके से। अब आपको जो पढ़ना है, ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन सेम होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह, बस ये डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब अब आपको जो चार्ज मूव कराना है एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट पे मूव कराना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम इसी तरीके से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे आप फ्रॉम की जगह लिखोगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बस। इंफिनिटी की जगह क्या आ जाएगा? एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक, क्योंकि हमें दो प्लेसेस का या दो पॉइंट का डिफरेंस निकालना है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मुझे पता है, एक पॉइंट पहले इंफिनिटी था, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना है वो इन दोनों का क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन निकाल सकते हो। तो एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है कैपिटल V। अब कैपिटल V क्या हो गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन में क्या आ गया? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। सर क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव क्यों हुआ ये थोड़ा सा बता दो। अमाउंट ऑफ वर्क डन तो समझ में आ गया, ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज से आपने क्यों डिवाइड किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि
यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या था, एक का। मैं बोलता हूं एक समोसा आप लेके आए हो तो उसका प्राइस कितना होगा, आप बोलोगे जी 10 रुपए। अब मैं बोलता हूं कि आप, मैं एक नहीं मैं 10 समोसे लेके आया हूं, फिर आप मेरे से बोलोगे कि एक समोसे का प्राइस बताओ। मैं बोलूंगा 10 से डिवाइड कर दो, जितना चार्ज उठा के लाए हो, जितने समोसे लेके आए हो उतनों से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे किससे लेना देना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से लेना देना है, ना कि 5 या 10 समोसे से। मुझे एक समोसे से लेना है। एक समोसा कितने का है, आप 10 उठा के लाए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्राइस है 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितना भी चार्ज आपने मूव कराया उतने से डिवाइड करो, क्योंकि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया V = W/Q। तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट। अब इसकी यूनिट, इसकी SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। क्या होती है SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। और अब इसको मेजर किससे करते हैं, अब इसकी यूनिट वोल्ट है, या करने के लिए क्या करेंगे, वोल्ट मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, वोल्ट मीटर। इसको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा, वोल्ट मीटर। मेजर करने के लिए यूज करते हैं वोल्ट मीटर। अब बात आती है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत बनता है, बोर्ड्स में आने वाला क्वेश्चन, कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है मेजर करने के लिए, सीरीज में या पैरेलल में। सर ये सीरीज पैरेलल क्या होता है, मैं आपको सीरीज पैरेलल समझाता हूं। मान लो ये हमारा एक सर्किट है, यहां आपने बैटरी लगा दी, यहां आपने एक बल्ब लगा दिया, तो ये सीरीज पैरेलल क्या है। अगर कोई भी चीज आप यहां पे इसके साथ लगाते हो तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सीरीज। और कोई भी आप इसके साथ दूसरा वायर निकाल के लगाते हो तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पैरेलल। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। अब ये वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। क्यों कनेक्ट होता है मैं बताऊंगा अभी। वोल्ट आप पहले याद रखिए, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। जहां भी आपको वोल्टेज मेजर करनी है या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करनी है तो वोल्ट मीटर आप कैसे कनेक्ट करोगे, हमेशा पैरेलल। अब पैरेलल में क्यों, इसके पीछे का आंसर, यही आपको सेम आंसर लिखना है अगर क्वेश्चन आएगा, बहुत चांसेस है क्वेश्चन आएगा। वोल्ट मीटर जो होता है ना, उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से, अब रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को रोकना। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना। अब इसका रेजिस्टेंस काफी हाई हो गया तो ये यहां से जो करंट आ रहा है उसे आगे पास नहीं करता। वोल्ट मीटर यहां से जो करंट आ रहा है उसे आगे पास नहीं करता। अगर आगे पास नहीं करता तो ये वाली सर्किट क्या होगी, ब्रेक। लेकिन ये वाला करंट फ्लो कर रहा है तो ये सर्किट बना रहेगा। अगर मैंने इसको लगा दिया होता सीरीज में, यहाँ पे अगर मैंने सीरीज में लगाया होता वोल्ट मीटर को, तो यहां से जो करंट आ रहा है वो आगे करंट जाता ही नहीं और पूरा सर्किट कोलैप्स कर जाता। पूरा सर्किट हमारा क्या कर जाता, कोलैप्स। अगर मैं इस तरीके से इसको लगाता, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देता, तो वोल्ट मीटर क्या करता, करंट को आगे फ्लो नहीं करने देता। लेकिन अगर मैंने वोल्ट मीटर को क्या लगाया है, पैरेलल लगाया है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करने देगा, लेकिन यहाँ तो सर्किट में करंट फिर भी आ रहा है, तो ये सर्किट फिर भी कंप्लीट सर्किट बना रहेगा। तो इसके पीछे आप रीजन लिखोगे, बिकॉज वोल्ट मीटर इज ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर इज ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस। चलिए ये था हमारा टॉपिक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जो कंप्लीट हो चुका है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में, अपने खुद के नोट्स बनाइए पर्सनल। चलिए अब इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा, वो याद रखना, V = W/Q। तो मैं एक मिटाकर ये जो हमने बेसिक चीज इसमें पढ़ी है वो यहाँ पे नोट करता जाऊंगा, जो आगे हमें सॉल्व करने में हेल्प करेगी। आगे जो भी डेरिवेशंस वगैरह हम करेंगे उसमें हेल्प करेगी, मैं साइड में लिखता जाऊंगा। चलिए एक चीज हमने फॉर्मूला जो पढ़ा मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा V = W/Q, और आपने पढ़ा जो वोल्ट मीटर है किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल में, इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब वोल्ट मीटर को जो हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में भी वोल्टेज क्या होनी चाहिए, सेम। अब मुझे यहाँ की वोल्टेज नापनी थी, मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया, मुझे वोल्टेज यहाँ की नापनी थी, लगा यहाँ दिया।
तो ये तो यहाँ की वोल्टेज बताएगा। नहीं, वोल्टमीटर की एक प्रॉपर्टी होती है या पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, जितनी वोल्टेज हमारी यहाँ है उतनी ही वोल्टेज ऊपर भी जाएगी। तो आप याद रख सकते हो वोल्टेज क्या रहती है, सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वोल्टेज क्या रहती है हमारी, सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूरे चैप्टर को आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो एक तो वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक क्या होगा, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आप साइड में नोट्स बनाकर लिख सकते हो। जब सर्किट पैरेलल हो तो वोल्टेज क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है करंट। करंट क्या होता है, बहुत ही आसान है। करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। 4 वर्ड में डिवाइड कर दिया मैंने आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस किस स्पीड से फ्लो कर रहे हैं वही क्या है हमारा करंट बनाता है। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं और इसको डिफाइन कर देते हैं वापस से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस आर कॉल्ड या इज कॉल्ड करंट। चलिए, अब रेट का मतलब क्या होता है, जब भी बच्चों आप फिजिक्स में रेट देखो, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्या फ्लो करवाना है, चार्ज। तो चार्ज कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या देगा हमें, करंट। तो करंट का फॉर्मूला आ गया चार्ज अपॉन टाइम। कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाय टाइम, तो करंट का फॉर्मूला आ गया I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q अपॉन T, I की यूनिट क्या होती है, I की जो हम यूनिट यूज करते हैं ऐसा यूनिट करंट की, ऐसा यूनिट यूज करते हैं हम करंट के लिए क्या, एम्पियर। क्या यूज करते हैं, एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, और एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। अब बात आती है इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, एमीटर। एम्पियर है तो एमीटर, वोल्ट था तो वोल्ट मीटर, तो ये क्या आ जाएगा आपका एमीटर। करंट मेजर करने के लिए एमीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर किसमें कनेक्टेड था, पैरेलल में। एमीटर किसमें कनेक्टेड होगा, सीरीज में। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहां से आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखने को मिलेगी कि एमीटर कहां कनेक्ट होता है, सीरीज में। मान लो ये हमारा एक बल्ब था, ये हमारा बैटरी है, और यहां पे मुझे मेजर करनी है करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो ऐसे सर्कल बना के मैं A लिख देता हूं, इसका मतलब एमीटर, और ऐसे सर्कल बना के B लिख देता हूं तो मतलब वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज मेजर कर रहा है। तो एमीटर क्या रहता है, पूरे सर्किट के सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। जितना करंट यहाँ है, या हम बोल सकते हैं इसको मिटा देते हैं, वोल्टमीटर का कोई काम नहीं, जितना करंट यहाँ है उतना ही करंट यहाँ होगा, उतना ही करंट यहाँ होगा, उतना ही करंट यहाँ होगा। एक सीरीज में, एक नॉर्मल चेन में करंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है, क्योंकि करंट मेजर करने के लिए जो एमीटर होता है उसको हम लगाते हैं सीरीज में। तो आप यहां लिख सकते हो करंट I रिमेन्स कांस्टेंट इन सीरीज कनेक्शन। और आपने फॉर्मूला पढ़ा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, तो ये हमने करंट पढ़ लिया, वोल्ट मीटर पढ़ लिया, वोल्टेज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ, जो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन देता है। ओम्स लॉ ने क्या कहा, the current flowing in the circuit is directly proportional to the applied voltage। वोल्टेज कौन अप्लाई करता है, बैटरी। याद रखना, बैटरी क्या अप्लाई करती है, वोल्टेज। तो जितनी वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उतना ही उसमें से क्या फ्लो करेगा, करंट। तो ये किसने बोला, ओम्स लॉ ने। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो आप सभी को पता है कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या हो जाता है हमारा R। तो यहां से आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। R को क्या बोलते हैं, R इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और अब ये सिंपल सा रिलेशन था आपका V इज इक्वल टू IR का। और क्या चीजें हम यहां से पढ़ सकते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे
तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, I यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहे तो R और I का क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, अगर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आपका करंट डिक्रीज करेगा, ये आप लिख सकते हो, या आपका अगर करंट इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ये भी हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो एक और रिलेशन हमने पढ़ा, मैंने वहां कुछ फॉर्मूलेस लिखे हैं जो हमने पढ़े थे। एक और रिलेशन हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारे सारे बाद में हेल्प होंगे आपको और फॉर्मूले ड्राइव करने में, मैं इनका यूज करूंगा, ये पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस, और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस पे क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन गिवन है। रेजिस्टेंस होता क्या, देखो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को रिड्यूस कर रहा है। तो रेजिस्टेंस को क्या डिफाइन कर दिया, रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। वो क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करेगा, वर्च्यू मतलब उसकी वजह से। तो ऐसी प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा, जिसका जितना रेजिस्टेंस उसमें उतना कम करंट फ्लो करेगा। तो तीन प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक अलॉयस। कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि कंडक्टर क्या करते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं। फिर आते हैं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या करते हैं, इनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होता है, बहुत 10 की पावर 10-12 के आसपास होता है, तो ये करंट को फ्लो नहीं करने देते हैं। फिर आते हैं आपके इंसुलेटर्स, रेजिस्टेंस, कंडक्टर सॉरी अलॉयस। अलॉयस का रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में होता है, ये थोड़ा बहुत करंट फ्लो होने देते हैं और करंट के साथ साथ हीट जनरेट करते हैं, मतलब करंट को तो फ्लो होने देते हैं लेकिन उसे दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। अब बात आती है इट डिपेंड्स ऑन, ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन। तो फर्स्ट ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो जितनी कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। आप सपोज करके देखो, मैं एक छोटा सा वायर लेता हूं, उससे बल्ब जलाता हूं, और फिर मैं 1 किलोमीटर लंबा वायर ले लेता हूं, यहां से लेके गुड़गांव तक का या दिल्ली से लेकर मुंबई तक का वायर लेता हूं और उसमें सेल लगाता हूं और उससे छोटा सा बल्ब जलाता हूं, क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि आपने इतना लेंथ कर लिया तो वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब कैसे डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस? अब सर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है तो बता दो। चलो ये देखो, ये मेरा एक वायर है, मैं मार्कर से ही सारे काम कर लेता हूँ। ये मेरा एक वायर है, तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो ये मुझे ऐसा एरिया मिलेगा सर्कुलर, तो ये क्या है मेरा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन को क्या बोल सकते हो? थिकनेस भी बोल सकते हो। सर थिकनेस बोल रहे थे, समझ में आया था? नहीं, साइंटिफिक टर्म में उसके लिए क्या यूज करते हैं? क्रॉस सेक्शन। तो जितना ज्यादा मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, रेजिस्टेंस उसके क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा मोटा वायर, रेजिस्टेंस उतना ही कम। इसको मैं समझने के लिए ऐसे याद रख सकता हूं, क्योंकि वायर के ऊपर तो कोटिंग होती है ना, तो जितना मोटा वायर होगा उतना ज्यादा उसे सरफेस एरिया मिलेगा करंट को फ्लो करवाने में। तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एरिया। थर्ड ये डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर पे वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ टेम्परेचर लिखना है। और फोर्थ लिखना है नेचर ऑफ द मटेरियल या नेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का नेचर का मतलब क्या हुआ सर? समझ नहीं आया। नेचर बच्चे मैंने अभी बताया, मेटल, वायर, कॉपर वायर, अलॉय, स्टील, अलग अलग प्रकार के। वुड का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, लकड़ी का, प्लास्टिक काफी ज्यादा होगा, लेकिन वही लोहे का वायर कम होगा।
वहीं सिल्वर का वायर हो सबसे कम होगा। तो बच्चे नेचर ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल कैसा है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, अलॉय, उस पे भी डिपेंड करेगी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे दो चीज पे डिपेंड कर रहा है जो हमें पता चल रहा है और दो के बारे में हमें अभी नहीं पता। तो हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये हमारा निकल के आया। मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पे। एक VI का ग्राफ बच्चों याद रखना जो ओम्स लॉ में पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है और एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है यहां से। अब हमने इसको जब कंबाइन किया तो रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब एक चीज हमारी मिसिंग रह गई, वो भी बता देंगे। अब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो बच्चों यहाँ पे एक इक्वल टू आएगा और साथ में आएगा कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को, रेजिस्टिविटी। अब एक चीज रह गई रेजिस्टेंस की यूनिट, मैं बताना भूल गया, मैं बता देता हूं। जो रेजिस्टेंस की आपकी यूनिट होती है वो होती है ओम, OHM, क्योंकि ओम्स लॉ ने दिया था। तो यहाँ पे ओम्स का सिंबल और ये ओम की स्पेलिंग और ये ओम का सिंबल, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। अब बात कर रहे थे हम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। R इज इक्वल टू रो L/A। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब आपसे ना बहुत आसान क्वेश्चन बनता है कि ये किस पे डिपेंड करता है बताओ। तो मैं क्या कहता हूं ना, मैं याद करने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग लगाओ। रेजिस्टेंस चार चीजों पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द कंडक्टर पे। जिसमें से आपने कितनी वैल्यू ली थी, दो। आपने एक लेंथ उठाया था, आपने एक एरिया उठाया था। क्या आपने टेम्परेचर और नेचर उठाया? नहीं सर, आपने तो लिया ही नहीं वो। तो बच्चे टेम्परेचर और नेचर कहां रह गए, फिर इसके अंदर आ गए। तो एक इन चीजों पे डिपेंड करता है हमारा, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर का नेचर क्या है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, अलॉय, उस पे डिपेंड करेगा। चलिए सर इसकी यूनिट क्या हुई, आपने रेजिस्टेंस की यूनिट बता दी, लेंथ की हमें पता है मीटर होती है, एरिया की हमें पता है मीटर स्क्वायर होती है। तो बस बता नहीं क्या, तुम खुद निकालोगे। देखो फॉर्मूला क्या हो गया, R इज इक्वल टू रो L/A। आपको किसकी यूनिट निकालनी है, रो की। तो रो क्या हो जाएगा बच्चे, R इंटू A अपॉन L। देखो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या हो गई आपकी, मीटर। एक मीटर से एक मीटर कट गया तो इसकी SI यूनिट क्या आ गई हमारी, ओम मीटर। तो ये किसकी यूनिट आ गई हमारी, रेजिस्टिविटी की। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ हमारा। रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, यूनिट ओम मीटर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। रेजिस्टेंस चार चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब हम फटाफट से आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इन टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।